जिस तरह से रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसी तरह से हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इस चैप्टर में, है ना। तो उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो कैपेसिटर होता है उसका सिंबल कैसा होता है। तो जैसा कि हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट लेते थे, तो जो कैपेसिटर का जो सिंबल है, चाहे कोई ऐसा भी कैपेसिटर हो, उसका सिंबल ऐसे दिखाया जाता है। दो पैरेलल प्लेट दिखाए जाते हैं, इसमें दोनों का जो लेंथ है वो इक्वल दिखाया जाता है ना। बिल्कुल देखने में बैटरी जैसा है, लेकिन बैटरी में दोनों प्लेट का हाइट या लेंथ इक्वल नहीं होता था, एक बड़ा और एक छोटा होता था। इसमें जो है दोनों प्लेट का लेंथ इक्वल दिया जाता है। तो ये हो गया सिंबल ऑफ कैपेसिटर। ठीक, अब जो कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो पहला कॉम्बिनेशन होता है उसको कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। जिस तरह से रेजिस्टर में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था, वैसे ही कैपेसिटर में भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं। तो पहले फिगर बनाएंगे हम लोग। फिगर में एक ऐसा सर्किट दिखाएंगे जिसमें 3 कैपेसिटर लगाए गए हैं, ठीक, और एक बैटरी है, ठीक। अब मान लेते हैं कि जो बैटरी का ईएमएफ है E, और जो 3 कैपेसिटर हैं इनका कैपेसिटेंस है C1, C2 और C3। चूंकि ये तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में तीनों कैपेसिटर पर चार्ज इक्वल आना चाहिए, है ना। चार्ज इक्वल आना चाहिए या करंट भी तीनों में इक्वल आना चाहिए। तो कह सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज stored on each capacitor are equal, but potential difference across different capacitors will be different, है ना। अगर कैपेसिटेंस जो है C1, C2, C3 तीनों डिफरेंट है, तो तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट आएगा, है ना। तो ऐसा होता है कि जो कैपेसिटर पर जब हम लोग चार्ज दिखाते हैं तो चार्ज कुछ इस तरह से दिखाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि इस पर प्लस क्यू है और इस प्लेट पर माइनस क्यू है, लेकिन इस कैपेसिटर पर चार्ज माना जाएगा क्यू, है ना। देखेंगे दोनों प्लेट पर एक पर प्लस क्यू एक पर माइनस क्यू, टोटल चार्ज वैसे 0 है, लेकिन कैपेसिटर पर चार्ज माना जाता है क्यू। तो उसी तरह से ये 3 कैपेसिटर हैं, इन तीनों पर यहाँ पर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, इस तरह से चार्जेज होंगे, और सब पर जो चार्ज होगा वो क्यू चार्ज गया होगा, है ना। इधर प्लस क्यू होगा तो उधर माइनस क्यू होगा, फिर इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, फिर इस पर प्लस क्यू, उस पर माइनस क्यू, इस तरह से चार्जेज होंगे, ठीक। तो अगर ऐसा किया जाए कि इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, है ना, तो कह सकते हैं बाई किरचॉफ्स लॉ। तो इस सर्किट को हम लोग फिर से एक बार नीचे बनाते हैं। यहाँ पर अपने पास 3 कैपेसिटर है ना, और एक बैटरी है ना। तो जो चार्जेस क्यू दिखाए गए थे तीनों पर,
अब हम लोग सिर्फ ऐसे लिखेंगे, ये C1 है, C2 है और C3 है, इसका EMF E। अब चार्जेज जो है चूंकि तीनों पर इक्वल होंगे, तो ऊपर तो हमने हर प्लेट पर चार्ज लिखा है कि प्लस कहाँ पर है, माइनस कहाँ पर है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर तीनों पर चार्ज हम दिखाएंगे Q, ठीक है। Q दिखाने का मतलब है आपको अपने समझना है कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, लेकिन तीनों पर इक्वल चार्ज है। तो हम लोग शुरू करते हैं, किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में। चूंकि ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है, तो जब करंट फ्लो किया होगा तो ऐसे फ्लो किया होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसीलिए इधर हर कैपेसिटर का जो लेफ्ट प्लेट है वो पॉजिटिव प्लेट है, हायर पोटेंशियल है, क्योंकि करंट फ्लो किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब किसी भी कैपेसिटर पर यहाँ लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा, करंट के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है, और इसलिए लेफ्ट वाला प्लेट हमेशा पॉजिटिव और राइट वाला निगेटिव होगा इस केस में, इस कंडीशन में जो दिखाया गया है, ठीक। तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि पोटेंशियल है 0, तो यहाँ से यहाँ तक सेम पोटेंशियल रहेगा, और जब यहाँ से इस पॉजिटिव प्लेट से इस निगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, कितना, बाई Q बाई C1, इतना अमाउंट से पोटेंशियल कम हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, लेकिन जैसे इस प्लेट को क्रॉस करेंगे, इधर आएंगे तो फिर कम हो जाएगा बाई अमाउंट Q बाई C2। फिर यहाँ आ गए, अब यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, लेकिन इस कैपेसिटर को भी क्रॉस करेंगे तो फिर कम हो जाएगा बाई अमाउंट Q बाई C2। अब यहाँ आ गए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम पोटेंशियल होगा। अब जैसे इस बैटरी को क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा बाई अमाउंट E, और फिर आ गए यहाँ पर तो पोटेंशियल हो जाएगा 0, ठीक। तो यहाँ से ये लिखा जा सकता है E इज इक्वल टू Q 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ठीक। अब हम ऐसा करते हैं कि इन तीनों कैपेसिटर के बदले में सिर्फ एक कैपेसिटर लगाते हैं और इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो तीनों के बदले में एक कैपेसिटर लगाया हमने, बैटरी वही वाली रखी है ना। तो बैटरी का जो EMF है वो E रखेंगे, और कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर के बदले में एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर रखेंगे, C इक्विवेलेंट। टोटल चार्ज जो है वो Q होना चाहिए, है ना, यहाँ पर प्लस Q और यहाँ पर माइनस Q। इसको कहेंगे इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। तो इस सर्किट में आप देखेंगे कि स्टेडी स्टेट में जो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा E के इक्वल, है ना। तो जो चार्ज होगा Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू E, या सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये है इन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। तो यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि वैसे तो अभी करंट यहाँ फ्लो नहीं कर रहा होगा, अभी हम लोग स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब है कि जो कैपेसिटर है वो कम्प्लीटली चार्ज हो चुका है, अब करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा इसमें। तो कम्प्लीटली चार्ज हो चुका है तो करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, लेकिन जब करंट फ्लो किया होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो किया होगा, और उसी के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, है ना। तो अभी हम लोग स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, इसमें आ जाएगा Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू E। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से E का जो वैल्यू है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा Q बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो Q 1 बाई C1 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, है ना। ये हो गया
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई सी इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं कैपेसिटर के केस में। ठीक, अब अगर हमें एनर्जी निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो ये जो सर्किट आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होगी उतनी ही एनर्जी यहाँ भी स्टोर हुई होगी, क्योंकि इन तीनों का इक्विवेलेंट ये है। तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर्स U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C1 हाफ Q स्क्वायर बाई C2, है ना, C2 प्लस हाफ Q स्क्वायर बाई C3। तो Q स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो 1 बाई C1 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो Q स्क्वायर बाई 2 इंटू ये जो पूरा टर्म है ये 1 बाई सी इक्वालेंट के इक्वल है ना। तो देखेंगे Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी इक्वालेंट, इतना लिख सकते हैं, है ना। तो अगर हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं यहाँ पर सी इक्वालेंट यूज करके, तो भी अपना आंसर सही आ जाता, है ना। मतलब कि तीनों कैपेसिटर का निकालना हो तो एक बार हम सी इक्वालेंट निकालें और जो चार्ज होगा एक कैपेसिटर पर, सारा पर वो चार्ज उतना ही रहता है ना। तो U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2 इंटू सी इक्वालेंट अप्लाई करके हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर होते हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। पहले हम लोग फिगर बना के देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे ये ऐसा कैपेसिटर्स का कनेक्शन होता है, तो ये हो गए 2 कैपेसिटर और एक तीसरा कैपेसिटर भी जोड़ देते हैं और साथ में एक बैटरी है। अब जो 3 कैपेसिटर हैं इन तीनों का कैपेसिटेंस मान लेते हैं कि डिफरेंट है। इसका है C1, इसका है C2 और इसका C3। ये बैटरी है जिसका EMF है E। ठीक, अब ऐसा होगा कि यहाँ से कोई चार्ज गया Q, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इन तीनों पर जो चार्जेज होंगे वो डिफरेंट होंगे, Q1, Q2 और Q3। ध्यान रखना होगा कि इन तीनों में इधर पॉजिटिव आएगा इधर निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, इधर पॉजिटिव निगेटिव। जो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा होगा प्लेट कैपेसिटर का उस पर पॉजिटिव, और बैटरी के निगेटिव प्लेट से जो प्लेट जुड़ा होगा कैपेसिटर का उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, तो इसमें कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस across all the capacitors are equal, but charges stored on different capacitors will be different, है ना। अगर ये C1, C2, C3 डिफरेंट हुए तो चार्जेस भी डिफरेंट आएगा। अगर ये इनका जो कैपेसिटेंस है तीनों का कैपेसिटेंस इक्वल होगा तो चार्जेस भी इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कहा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है, तो पहले
पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों कैपेसिटर के क्रॉस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर्स जो कि EMF E के इक्वल होगा, तो इसको लिख सकते हैं Q1 बाई C1 इज इक्वल टू Q2 बाई C2 इज इक्वल टू Q3 बाई C3, है ना। तो यहाँ से Q1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, हो जाएगा C1 इंटू ई, Q2 का वैल्यू हो जाएगा C2 इंटू ई, और Q3 का वैल्यू हो जाएगा C3 इंटू ई। ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ पर जंक्शन न लगाएं, यहाँ से Q चार्ज गया और ये तीन पार्ट में डिवाइड होगा, Q1 Q2 Q3, तो Q जो होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल होना चाहिए, है ना, बाई जंक्शन लॉ। तो जंक्शन लॉ के हिसाब से जो टोटल चार्ज होगा Q वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक, तो Q1 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, आएगा C1 इंटू ई, Q2 का वैल्यू C2 इंटू ई, और Q3 का वैल्यू होगा C3 इंटू ई। तो इसमें से C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना, इनको ऐड कर देंगे और E को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया चार्ज Q, और ये पहला इक्वेशन। तो अब ये जो भी सर्किट हमने बनाया था इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, तीनों कैपेसिटर्स के बदले में हम लोग एक कैपेसिटर बनाएंगे और एक बैटरी रहेगा, जो बैटरी वहाँ पर एक्चुअल सर्किट में था। ठीक है, तो ये जो बैटरी है इसका EMF लेंगे E, और जो कैपेसिटेंस है तीनों के बदले में C इक्विवेलेंट रखेंगे। तो यहाँ से चार्ज Q गया जैसा कि यहाँ गया था, तो चूंकि उसका इक्विवेलेंट सर्किट है तो चार्ज उतना ही जाना चाहिए, एनर्जी भी उतनी ही स्टोर होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो Q आएगा, इधर लेफ्ट वाले पर पॉजिटिव, राइट वाले पर निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस इक्विवेलेंट सर्किट में जो चार्ज होगा उसको हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू E, है ना। इन इक्विवेलेंट सर्किट Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू E, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन, है ना। इसमें चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट और पोटेंशियल डिफरेंस E होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सोल्व करें, तो सोल्व करने से क्या आएगा, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट C इक्विवेलेंट इंटू E इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू E, दैट मीन्स C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। तो ये आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आप देखेंगे कि सीरीज में और पैरेलल में ये जो कॉम्बिनेशन है, जो वैल्यू है वो रेजिस्टेंस वाले का जस्ट उल्टा है ना। इसके पैरेलल में जैसा आया है वैसा रेजिस्टेंस के सीरीज में होता था रिजल्ट, है ना, और कैपेसिटर के पैरेलल में जो सीरीज में जो आया था वो रेजिस्टेंस के पैरेलल में वैसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें कई सारे कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है, तो हमें इसमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट capacitance between points A and B. Points A and B.
तो इसके लिए हम लोग पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज़ करते हैं, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि पॉइंट ए जो है यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर जोड़ा गया है, तो ये जो पॉइंट है इसका भी पोटेंशियल ए जितना ही होगा, ठीक। एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं कि डी है, और जो पोटेंशियल डी का है एक वायर से जुड़ा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी डी जैसा ही होगा, ठीक। तो अपने पास कुल मिलाकर के 3 पॉइंट है, ए, बी और डी। तो सारे कैपेसिटर्स जो हैं ए, बी और डी के बीच में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो पहले देखेंगे कि ये जो कैपेसिटर है पहला, वो ए और डी के बीच में जुड़ा हुआ है, तो इसको यहाँ पर ए और डी के बीच में जोड़ देंगे। फिर ये 2 कैपेसिटर जो हैं सीरीज में दिखेंगे ए और डी के बीच में, तो इनको हम लोग ऐसे जोड़ेंगे इस तरह से। फिर ए और डी के बीच में एक और कैपेसिटर है ये वाला, तो इसको भी हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक। और ये जो कैपेसिटर है ये है बी और डी के बीच में, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। और फिर ये 2 कैपेसिटर हैं डायरेक्ट ए और बी के बीच में, तो इनको हम लोग ऐसे जोड़ेंगे इस तरह से बी के बीच में, ठीक। तो अगर इनका कैपेसिटेंस निकालना हो तो एक तो कैपेसिटर ये हो गया सी, है ना, सबका कैपेसिटेंस है सी। तो हम देखेंगे कि ए और डी के बीच में जो इक्विवेलेंट है, पहले इक्विवेलेंट निकालेंगे इनका, ये सी और सी सीरीज में है, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे C/2, ठीक। और ये दोनों हो जाएंगे C प्लस C और प्लस C/2, 5C/2, है ना। ए और डी के बीच में ये हो गया 5C/2। फिर ये वाला है C, और ये दोनों C/2 हो जाएंगे, सीरीज में है इसलिए, कुछ इस तरह से C और C। तो अब देखेंगे कि ऊपर वाले 2 जो हैं ये और ये, इनका इक्विवेलेंट आएगा ए और बी के बीच में, ऊपर वाले दोनों सीरीज में और नीचे वाले भी 2 सीरीज में, ठीक है। तो उनका इक्विवेलेंट आएगा 5C/2 इंटू C डिवाइडेड बाई 5C/2 प्लस C, तो 5C²/2, और ये हो गया 7C/2 यानी 5C/7। तो ऊपर वाले 2 जो है ये मिलकर के हो गए 5C/7, और नीचे वाले 2 हो गए C/2। तो फिर से ए और बी के बीच में जो C इक्विवेलेंट आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी, दोनों पैरेलल में है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 5C/2 प्लस C/2। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 10 प्लस 7 इंटू C। तो C इक्विवेलेंट का फाइनल वैल्यू हो गया 17/14C, ठीक। एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें एक क्यूब जैसा शेप दिया गया है जिसके हर साइड पर एक कैपेसिटर जोड़ा गया है ना। हर साइड पर एक कैपेसिटर है, इस तरह से सबका कैपेसिटेंस है इक्वल, और वो भी C के इक्वल, है ना। अब इसके एंड्स पर जो 2 अपोजिट कॉर्नर वाले एंड हैं, जैसे इसको ले लेते हैं पॉइंट A और इसको ले लेते हैं पॉइंट B,
तो हमें पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between points A and B। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था। एक क्यूब था और उसमें खूब सारे रेजिस्टेंस लगे हुए थे हर साइड के अलोंग। तो हमें उसी टाइप से इसको भी करना पड़ेगा पॉइंट पोटेंशियल मेथड से। तो इसको ऐसा करेंगे कि यहाँ से एक बैटरी जोड़ देते हैं, है ना। अब जो बैटरी जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी करंट यहाँ से जाएगा, ए से जो भी करंट इंटर करेगा वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, इधर, इधर और इधर। या चार्ज भी जाएगा तो तीनों में इक्वल तरीके से करंट जाएगा। और इसलिए कहा जा सकता है कि इस पर ये 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तीनों का पोटेंशियल इक्वल होगा। इसको तीनों को एक नंबर देते हैं 1, 1 और 1। ठीक, उसी तरह से देखेंगे यहाँ से तीनों वायर से जो करंट जाएगा वो इक्वल जाना चाहिए, है ना। तो इक्वल जाएगा करंट या चार्ज इधर से। तो ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर, इन तीनों का पोटेंशियल भी इक्वल होगा 2, 2। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अपने पास कुल मिलाकर के 4 पॉइंट्स हैं, ए बी 1 और 2, है ना। तो सारे कैपेसिटर्स 1 और 2 के बीच में जुड़े हुए हैं, है ना। तो जोड़ करके हम लोग इनको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा होगा कि ए और 1 के बीच में 3 कैपेसिटर्स हैं, एक ये, एक ये और एक ये। तो तीनों कैपेसिटर यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे ए और 1 के बीच में। ठीक है, अच्छा, उसी तरह से 2 और बी के बीच में यहाँ पर देखेंगे 3 कैपेसिटर हैं, एक ये और एक ये। तो 3 कैपेसिटर 2 और बी के बीच में जोड़ देंगे और बाकी जो 6 हैं वो 1 और 2 के बीच में है। वो जो 1 और 2 के बीच में है आप देखेंगे टोटल 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। तो ये 6 कैपेसिटर्स जो हैं उनको हम लोग 1 और 2 के बीच में ऐड करेंगे, है ना, कुछ इस तरह से। तो कुल मिलाकर के 12 कैपेसिटर्स हो गए। ठीक, अब इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। ठीक है, यह है ए, बी, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। तो ए और 1 के बीच में 3 कैपेसिटर जो हैं ये तीनों पैरेलल में हैं। तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो हो जाएगा 3C। और ये 6 कैपेसिटर्स हैं तो इनका मिलाकर हो जाएगा 6C। फिर 2 और B के बीच में 3C। ठीक, अब A और B के बीच में निकालेंगे तो एक 3C ये वाला और एक 3C ये वाला, ये हो जाएगा 3C/2, है ना। एक हो जाएगा 3C/2 और एक रहेगा 6C। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है
तो इनका इक्विवेलेंट आएगा 3c/2 इंटू 6c डिवाइडेड बाई 6c प्लस 3c/2 है ना। तो ये कुल मिला करके हो जाएगा 9c² डिवाइडेड बाई 21c, नहीं ये हो गया 15c/2 यानी 18c² बाई 15c है ना। तो 3 से अगर कैंसिल करें तो 5 और 6 यानी 6c/5। ठीक है, तो c इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आया वो आया 6c/5। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में 5 आइडेंटिकल प्लेट्स दिए गए हैं। देयर आर 5 आइडेंटिकल प्लेट्स each having equal area A and separation between two adjacent plates is D. Find C equivalent between points A and B। ठीक, तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ऐसे केस में कि प्लेट्स का नंबरिंग करेंगे, है ना। तो प्लेट्स को नंबर करेंगे तो इसको मान लेते हैं प्लेट 1, इसको 2, ये हो गया 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो अब जो है अपने पास कुल मिलाकर के 5 प्लेट्स हैं, है ना। 5 प्लेट्स हैं जो कि 2 पॉइंट्स A और B के बीच में जुड़े हुए हैं। एक है थर्ड प्लेट जो किसी भी पॉइंट से नहीं जुड़ा हुआ, है ना। तो हम दिखाएंगे कुछ इस तरह से, एक है पॉइंट A और दूसरा है पॉइंट B। तो जो 1 और 2 है यहाँ पर एक कैपेसिटर बनेगा जिसमें से अगर इसको दिखाया जाए, है ना, तो इस तरह से अगर दिखाएंगे तो ये जो कैपेसिटर है इसमें पॉइंट 1 जुड़ा हुआ है B से और 2 जुड़ा हुआ है A से, है ना। 1 प्लेट राइट साइड और 2 प्लेट्स लेफ्ट साइड, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा। ठीक, अब जो है 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा, फिर 3 और 4 के बीच में भी एक बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर 2 कैपेसिटर हैं कुछ इस तरह के जुड़े हुए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि प्लेट नंबर 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर है, फिर 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर है ना। एक कैपेसिटर हो गया 2 और 3 के बीच में ये वाला, और दूसरा हो गया 3 और 4 के बीच में ये वाला। 4 जुड़ा हुआ है B से और 2 जुड़ा हुआ है A से और 3 किसी से नहीं जुड़ा, है ना। 3 देखेंगे ना A से जुड़ा है ना B से जुड़ा है। उसी तरह से एक और कैपेसिटर बनेगा 4 और 5 के बीच में। तो इनको जोड़ने के लिए हम लोग डायरेक्ट A और B के बीच में ये जुड़े हुए हैं, है ना। तो इनको इस तरह से जोड़ सकते हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं
यहाँ पर प्लेट्स 4 और 5 के बीच में बना हुआ है, तो 4 B से जुड़ा है और 5 A से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन हो गया सर्किट का। ठीक, तो पॉइंट A और B के बीच में अब आप देखेंगे कि 3 कैपेसिटर्स दिखेंगे हमें। एक ऊपर वाला है और बीच वाले 2 जो हैं, ऊपर वाला C और बीच में 2 मिलकर के हो जाएंगे C/2, क्योंकि दोनों सीरीज में है। और एक है नीचे वाला, ये भी है C, जहां पर C का वैल्यू लिख सकते हैं ε0A/d, क्योंकि हर प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो हमें बताया गया है d। तो सेपरेशन d ले लेंगे और सारे प्लेट्स का एरिया भी इक्वल बताया गया है, A के इक्वल। ठीक है, तो इसलिए हर कैपेसिटर जो होगा उसका कैपेसिटेंस ε0A/d होगा। ठीक, अब इस सर्किट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि A और B के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा। ये तीनों चूंकि पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए इनको ऐड करना पड़ेगा। तो C + C + C/2 यानी कि 5C/2। इसका मतलब हो गया 5 ε0A/2d। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया, है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया ये A और B के बीच में। तो इसी से मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, आप देखेंगे कि यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें भी वैसे ही है, 5 आइडेंटिकल हैं, 5 आइडेंटिकल प्लेट्स, each of area A, separation between two adjacent plates, is D. Find charge on प्लेट नंबर 4। जबकि दिया गया है सर्किट को हमने इस सारे प्लेट्स को एक बैटरी से जोड़ा है ना, और उस बैटरी का जो EMF है वो है E। ठीक, तो देखेंगे इसमें नंबरिंग पहले से ही किया हुआ है ना। तो अब इसमें भी हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, देखते हैं कि कैसा कॉम्बिनेशन बनता है। पॉइंट A और B के बीच में ही सारे प्लेट्स जुड़े हुए हैं। तो अगर देखा जाए, एक है पॉइंट A और एक है पॉइंट B, तो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बनाएंगे, है ना, कुछ इस तरह से। तो 1 जुड़ा हुआ है B से और 2 जुड़ा हुआ है A से। उसी तरह से एक बनेगा 2 और 3 के बीच में, है ना। तो यहाँ पर 2 जुड़ा हुआ है A से और 3 जुड़ा हुआ है B से। ठीक, इसके बाद एक और कैपेसिटर बनेगा प्लेट्स 3 और 4 के बीच में, जिसमें से 3B से जुड़ा है और 4A से जुड़ा हुआ है ना। तो इनको दिखाएंगे, प्लेट 3 जुड़ा हुआ है B से और 4 जुड़ा हुआ है A से। एक और कैपेसिटर बनेगा 4 और 5 के बीच में, तो इनको भी जोड़ेंगे यहाँ पर,
ऐसे, जिसमें से देखेंगे कि जो 4 नंबर है वो जुड़ा हुआ है ए से और 5 नंबर जुड़ा हुआ है बी से। तो यहाँ पर दिखा सकते हैं 4 जुड़ा हुआ है ए से और 5 जुड़ा हुआ है बी से, ठीक। और यहाँ पर एक बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव प्लेट पॉइंट ए से जुड़ा है। फिगर में देखेंगे बैटरी का जो पॉजिटिव प्लेट है वो ए से जुड़ा है और नेगेटिव प्लेट बी से जुड़ा है। इसका मतलब है कि इस पर और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और बाकी जो है 2 और 4 इन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम तो हमें ये करना चाहिए कि इन सबका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो 4 बैटरीज का इक्विवेलेंट जो होगा, क्योंकि चारों पैरेलल में है, तो 4C होना चाहिए, यानी 4 एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक। तो अब अगर ऐसे माना जाए कि यहाँ से टोटल चार्ज गया होगा Q, ठीक है, तो Q का वैल्यू होना चाहिए C इक्विवेलेंट इंटू E, अगर इस बैटरी का EMF E है तो, ठीक। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट का वैल्यू हमने रखा है 4 एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू E, इतना चार्ज आएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि सारे चारों कैपेसिटर जो है आइडेंटिकल हैं, तो सब पर जो है Q/4 जाएगा, है ना। तो यानी कि ये जो 4 नंबर का प्लेट है इस पर भी जाएगा Q/4, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ठीक है। अच्छा, अगर इधर से देखें तो यहाँ भी Q/4, यहाँ पर माइनस Q/4, इधर से इधर भी माइनस Q/4, प्लेट नंबर 2 पर भी आएगा Q/4 इधर, है ना। तो अगर हम जोड़ेंगे कि 4 नंबर का जो प्लेट है उस पर कितना चार्ज है, तो पहली बात तो ये देखेंगे कि जो 4 नंबर का प्लेट है ना, 4 नंबर का जो प्लेट है वो बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है, हायर पोटेंशियल पर है, तो उस पर जो चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर आएगा Q/4, और वही प्लेट यहाँ भी यूज हो रहा है, तो Q/4 यहाँ पर और Q/4 यहाँ पर, दोनों मिलाकर Q/2 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज ऑन प्लेट नंबर 4 इज इक्वल टू Q4 इज इक्वल टू Q/2, है ना। ये दोनों हमने Q/4 यहाँ वाला, Q/4 यहाँ वाला जोड़ दिया, Q का वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू E डिवाइडेड बाई D, है ना। तो ये जो चार्ज आया है Q/4 और Q/4, इसको यहाँ पर समझें कि ये जो प्लेट है पॉजिटिव प्लेट है, तो इसके इस साइड पर Q/4 आया होगा और इस साइड पर भी Q/4 आया होगा, ठीक है। यहाँ पर प्लेट नंबर 3 पर माइनस Q/4 होगा और प्लेट नंबर 5 पर भी माइनस Q/4 होगा, ठीक है। तो प्लेट नंबर 4 पर पूछा गया था, तो हमने दोनों फेस का Q/4 जोड़ दिया, तो टोटल चार्ज ये आ गया।